जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक और नए चैप्टर पे स्थूल पदार्थों के गुण वाले में आ जाएंगे। ठीक है, ये फिजिक्स का क्या हो जाएगा, सिक्स्थ वीडियो है ना। इससे पहले मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वो देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा और क्या करना है। तो स्थूल के गुणों को हम लोग देखेंगे। तो द्रव्य को बेसिकली 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है आपका, इससे बाद जो है ये चतुर्थ अवस्था है आपकी, प्लाज्मा। और एक होता है आपका आइंस्टीन बोस अवस्था। ठीक है, आइंस्टीन बोस अवस्था एक है। ठीक है, उसको देखेंगे बाद में। तो ये टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। तो हम लोग बेसिकली इन तीनों के बारे में अभी देखेंगे। एक होता है ठोस में क्या होती है, क्या गुण पाया जाता है। तो विशेष गुण होती है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। कोई भी ठोस वस्तु जो है वो इलास्टिसिटी उसमें पाई जाती है। द्रव में क्या पाया जाता है, दाब होता है। किसी भी द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। कोई भी द्रव में श्यानता का गुण पाया जाता है। कोई भी द्रव में केशिकत्व का गुण पाया जाता है। और प्लवन यानी ब्यांसी का जो गुण है वो भी किसी भी द्रव में पाया जाता है। वैसे गैस में क्या होता है, आपका वायुमंडलीय दाब पाया जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें पाया जाता है। चलिए, प्रत्यास्थता क्या होती है ध्यान देंगे। तो जब वस्तु जो है, ठीक है, वस्तु का वह गुण जो अपनी क्या करेगा, उसका जब आकार को हम लोग चेंज कर देंगे तो वो क्या करेगा, पुनः अपने उसी आकार में आ जाएगा। तो इसी गुण को बोलते हैं कि प्रारंभिक आकार में आने की जो उसकी प्रकृति होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, जैसे इलास्टिक में होता है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं ना, एक पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु जो क्या होगी, खींचने के बाद फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। और एक होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। तो क्या होता है, ये क्या खींच तो जाएंगी लेकिन अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है वहाँ पे नहीं आ पाएंगी। ठीक, 2 प्रकार होते हैं। वैसे ही द्रव की जो गुण होती है वो होती है श्यानता। श्यानता मतलब एकदम साफ शब्दों में बोलो तो गाढ़ापन। तो कोई भी द्रव जो होता है पतला या गाढ़ा होता है। तो द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। यानी श्यानता जैसे जैसे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उसका जो फ्लो होगा, द्रव की बहने की शक्ति होगी वो कम होते जाएगी। ठोस में श्यानता नहीं होती, ध्यान देंगे, ठोस में श्यानता नहीं होती क्योंकि उसके विभिन्न अलग अलग चरण नहीं होते हैं ना। गैसों में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, गैसों में जब श्यानता जो है ताप बढ़ने पे बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कोलाइड होते जाएंगे, टकराते जाएंगे। क्या, एनर्जी के कारण। कौन सी एनर्जी, ताप जो एनर्जी दी जाती है उसको। द्रव में श्यानता ताप बढ़ाने पे घटेगी। क्यों, जब ताप बढ़ेगा तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा पास में मान लो, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो फैल जाएगा, प्रसार हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए क्या है, उसकी श्यानता द्रवों की घट जाती है। ठीक, आदर्श सरल की श्यानता शून्य होती है। कोई भी आदर्श तरल तो एक तो होता नहीं है, और होता है तो उसकी श्यानता क्या है, शून्य होगी। यानी उसको रखते साथ ही वो बह जाएगा, उसमें गाढ़ापन बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा वो बोल रहा है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है, ना कि ठोस का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही दाब, दाब किस में होता है, ठीक है, द्रव के पृष्ठ पर जो दाब पड़ता है वो तो है ही। तो एकांत क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। कोई एकांत क्षेत्रफल है, इसके लंबवत जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा, उसका दाब कहलाएगा। यानी वृत्त पृष्ठ के लंबवत या पृष्ठ का अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी पृष्ठ पर जो दाब लगा है वो उसके क्षेत्रफल के बटे में आ जाएगा, है ना। सॉरी, पृष्ठ पृष्ठ में लंबवत बल जो है
बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इसका एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि पास्कल ने ही इसको खोजा था है ना दाब के बारे में, तो इसीलिए। और ये एक सदिश राशि नहीं अदिश राशि है। अदिश राशि, इसमें क्या दिशा नहीं होती। वैसे ही 1 सेंटीमीटर पारा का जो है 1.33 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, अथवा 76 सेंटीमीटर जो पारा होता है उसमें दाब कितना आएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इतना याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर पारा का वैल्यू और 76 सेंटीमीटर पारा का वैल्यू। अब देखो यहाँ पे क्षेत्रफल जैसे ही बढ़ते जाएगा दाब जो है बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब क्या है घट रहा है। ठीक है, और क्षेत्रफल घटने पर दाब जो है बढ़ रहा है। कैसे? अब देखो एक सुई है, सुई बहुत नुकीला होता है, एक तलवार है। ठीक है, एक तलवार ले लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों को एक किसी कपड़े में घुसाना होगा, तो सुई जो है आसानी से घुस जाएगी और तलवार को घुसाने में थोड़ी मेहनत लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका जो पिन पॉइंट है ना, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो रहा है, क्षेत्रफल एकदम घट जा रहा है, तो दाब क्या है बढ़ जाएगा, मतलब आसानी से उसमें दब सकता है वो। लेकिन क्या है, क्षेत्रफल जैसे ही क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो दाब जो है क्या है घट जा रहा है, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ध्यान देंगे है ना। वैसे ही दलदल में जब व्यक्ति फंस जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको सीधे खड़े रहने की जगह दलदल पे क्या हॉरिजेंटल ऐसा लेट जाना चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और दाब जो है कम हो जाएगा, तो वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही रेलगाड़ी की पटरियों के किनारे पे कंक्रीट के पत्थरों पर लगाना। ठीक है, किनारे पे कंक्रीट के पत्थरों को लगाना, जैसे ही उसके क्या करते हैं, दो रेलगाड़ी का ऐसा ट्रेन है, ट्रेन का रेल है ना, इसमें कंक्रीट का ऐसा ऐसा स्लीपर्स लगा रहता है, देखना ऐसा। तो क्या होगा, ये क्या करता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, इसमें देखो इस पे दाब आएगा और इसमें दाब आएगा। जब दाब आएगा तो ये स्लीपर्स जो होती हैं उसको क्या करती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, फैला देती हैं, जिससे क्या है आपका वो नीचे नहीं धंस पाता। ठीक, चलिए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बहुत रोचक चीज़ है ना। ये द्रव में पाया जाता है, और द्रव का जो ऊपरी सरफेस होता है, पृष्ठ होता है, पृष्ठ है ना सरफेस, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या है एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और एक ऐसा पृष्ठ बनाने का, एक लेयर बनाने की कोशिश करते हैं, तो यही कहलाता है आपका पृष्ठ तनाव। तो द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी ऊपरी जो सरफेस है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रकृति रखता है, यानी एक दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं वो खींचना चाहते हैं, घेर के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है, जिसकी वजह से उसमें एक लेयर टाइप का बन जाता है। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस मात्रक है डाइन पर सेंटीमीटर। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है। ठीक, तो पृष्ठ तनाव का जो है इसी के कारण, इसी पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की जो बूंदें होती हैं या पानी जितना भी गिरता है ना वो बूंद के रूप में ही यानी गोलाकार रूप में ही गिरता है। पृष्ठ तनाव के कारण ये जो ऊपरी पृष्ठ होता है एक दूसरे को बांध लेता है और नीचे गिरता है। वैसे ही जो बुलबुला होता है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही वो बुलबुला बनता है, उसमें देखना है ना। तो वर्षा की बूंदे, साबुन का बुलबुला आदि जो है पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। ओके फाइन। केशिकत्व, केशिकत्व यानी कोई भी वाटर जो है किसी भी नली में जब वो ऊपर चढ़ने का या आगे बढ़ने का गुण पाया जाता है ना, उसी को ही बोलते हैं आपका केशिकत्व। यानी देखेंगे हम लोग दिया लगाते हैं, दिया उसमें रुई की बाती लगाते हैं और इसमें तेल भर देते हैं, तो क्या होता है ये जो पानी जो तेल होता है वो रुई से आगे बढ़ते हुए उसके दीपक को जलाते रहता है जब तक उसमें तेल रहता है और खींच देता है, देखना। तो क्या होता है वो पतली पतली उसके अंदर पे रेशा जो होता है ना उसमें भी तो नली है समझो, तो तेल क्या है वहाँ से आगे
बढ़ रहा है। यही जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन या केशिकत्व। ये आपके जड़ों में पाया जाता है, पेड़ पौधों की जड़ों में, जिससे पानी ऊपर जाता है पेड़ पौधों में। कपड़ों में देखना, रेशों में कभी भी पानी को ऐसे सोखते हैं तो सूती वस्त्र जो है वो आसानी से पानी को सोख लेता है। दिए की जो बाती होती है उसमें केशिकत्व का गुण पाया जाता है। ऐसे जो ट्यूब वगैरह होती हैं जब उसको पानी में अंदर घुसाओ तो क्या होता है, वो ऊपर चढ़ने का गुण उसमें रहता है, ऐसा है ना। लेकिन मरकुरी क्या है, एक धातु है, ठीक, द्रव होते हुए भी एक धातु है, तो वो क्या है, नीचे हो गई है, देखो, है ना। जल का पौधों की जड़ों से टहनी तक पहुंचना, लालटेन में मिट्टी की तेल का ऊपर जाना, मोमबत्ती में धागे में मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की स्याही का सोखना, ये सब क्या है, केशिकत्व यानी कैपिलरी ट्यूब या कैपिलरी एक्शन का ही आपका उदाहरण है। वैसे ही उत्प्लावन बल, उत्प्लावन मतलब सीधा सीधा बोलो बॉन्सी बोयंट फोर्स जो होता है, जस्ट अ मोमेंट, बायोंसी जो फोर्स होता है वो किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उस पर ऊपर की ओर जो बल लगता है ना, ऊपर की ओर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है, आपका उत्प्लावन बल कहलाता है। यानी कोई वस्तु जो है अपने समान भार का जो पानी जब वो उसमें से हटा देती है तो देखना नाव पानी में तैरने लगती है ना। तो क्या है, कोई वस्तु जब उसमें तब डूब जाती है जो अपने समान भार का पानी नहीं हटा पाती है ना। इस ये जो है आपका नाव में जो है उत्प्लावन बल लगता है, इसके वजह से वो डूबता नहीं है, ठीक है। वैसे ही आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो बोलता है कि किसी वस्तु को द्रव में डुबाए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। देखो, जब कोई भी वस्तु, नाव ही लेते हैं, इसमें जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो अपने भार के डुबाए जाने पर उसके भार के होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। इसको नाव से नहीं, एक काम करेंगे, जब हम लोग तालाब वगैरह में जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो याद करना, जब इसमें हम लोग जब डूब जाते हैं तो डूबने के बाद क्या होता है, हमको लगता है कि हमारा जो वेट है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उतना ही पानी वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। कैसे हट जाता है, एक गिलास लेना, पूरा उसको लबालब भर देना, इसमें एक चम्मच शक्कर भी डालोगे या एक कुछ डालोगे तो क्या हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाता है ना। तो उतना मात्रा में क्या किया, अपने पानी को हटा देता है वहाँ से। तो यदि ठोस का भार जो है W हो तथा विस्थापित द्रव का भार W1 हो तो W इज ग्रेटर देन W1, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, ठीक है। कब? जब वस्तु का भार ज़्यादा हो उसके द्वारा हटाए गए पानी से। एकदम सिंपल सी बात है। जब वस्तु का भार अपने बराबर के पानी को हटाता है तो वस्तु क्या है, पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी, ठीक है। पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी, मतलब वाटर लेवल ये है, अब इसी लेवल पे वो क्या है, डूबी हुई रहेगी, है ना। और जब वस्तु का जो भार है वो अपने भार से ज़्यादा पानी हटाए, ठीक है, मतलब वस्तु का भार कम हो अपने द्वारा हटाए गए पानी से, तो क्या होगा, तब क्या होगा कि वह वस्तु क्या है, उस पानी में क्या करेगी, तैरने लगेगी, जैसा नाव, बर्फ का टुकड़ा, एक्सेट्रा। इसीलिए नाव का शेप ऐसा बना होता है, देखना, ऐसा वी शेप में, ताकि क्या करे, वो अपना जितना भी वजन है, मान लो उसमें क्या किया गया, नाव का जो क्षेत्रफल है उसको ऐसा ऐसा शेप दे के क्या किया गया है, बहुत बड़ा बना दिया गया है। हालांकि उसका वजन कम रहता है, तो ऐसा क्षेत्रफल बढ़ा देने की वजह से क्या किया, वो मान लो नाव है, नाव पे पानी भरोगे ऐसा, ये नाव ऐसा गोल ऐसा, ठीक है, ध्यान देंगे, नाव पे इतना पानी भरोगे, मान लो वो 50 लीटर पानी लेता है 1 मिनट के लिए, लेकिन उसका क्षेत्रफल कुछ ऐसा बनाया जाता है कि, और खुद के नाव का वेट कितना होगा, 25 kg मान लो, ठीक है। नाव का वेट कितना है, 25 kg, और इसके अंदर पे क्या है, 50 लीटर या उससे भी ज़्यादा पानी आ सकता है। मान लो 50 लीटर का वेट मान लेते हैं, 45 kg हो गया। पानी का भी तो कुछ वेट होगा ना।
और नाव का वेट कितना है 25 kg। तो क्या कर रहा है, यही 25 kg का जो नाव है वो 45 kg जितना क्या है पानी को हटा दे रहा है। इसके कारण क्या होता है, वो तैरने लगता है। तो नाव का जो नीचे का सरफेस उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हटा सके, अपने वजन से भी ज़्यादा पानी हटा सके। क्यों, उसको एरिया को बढ़ा दिया, आयतन को बढ़ा दिया, अंदर तो खोखला है ना। ठीक समझ रहे हैं ना इस चीज़ को। इसीलिए नाव जो है अपने वेट से ज़्यादा पानी हटाती है, इसलिए क्या होता है वो ऊपर में उसके तैरते रहती है। और यही जो सिद्धांत है आर्किमिडीज ने दिया था। ठीक है, और यही उत्प्लावन बल उसको ऊपर की ओर उठा के लगता है। तो बल पूछे तो उत्प्लावन बल सिद्धांत कौन सा है, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होता है। द्रव के अंदर पे कोई जो दाब होता है वो होता है H × D × G। यहाँ पे P जो है दाब है, H उसकी गहराई है, द्रव का घनत्व हो गया, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण हो गया। मान लो एक तालाब है ऐसा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो दाब देखना है, तो इसमें दाब क्या होगा, इसमें जो पानी भरा हुआ है या जो भी द्रव भरा हुआ है उसका घनत्व कितना है। बहुत ज़्यादा घनत्व हुआ तो P का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा घनत्व बढ़ने से। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी तो P का जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी तो P का वैल्यू भी कम होगा। वैसे ही G गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण तो क्या है, निश्चित होता है, निश्चित मान के चलते हैं। पृथ्वी के अलग अलग जगह पे इसका वैल्यू जो है अलग अलग है, हमने पढ़ा था वैसे भी। ठीक है, तो इन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए। हाइट, कितना डेप्थ तक वो जो है वस्तु जा रहा है, जितना ज़्यादा डेप्थ तक जाएगा तो उस बिंदु पे उस पे जो प्रेशर होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, इसीलिए समुद्र के अंदर जब जाते हैं गोताखोर तो जो डाइविंग सूट होती है स्पेशल टाइप की बनी होती है, और वो जो है उतना दबाव झेल पाने के लिए बनी होती है। ठीक, चलिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल का। संजक मतलब ठीक है जुड़ने वाला फोर्स, और स मतलब समान, आ मतलब असमान। ठीक ठाक, ठीक है। कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स। एडेसिव, एडेसिव फोर्स मतलब मान चलो एडेसिव होता है ना, एडेसिव गोंद है ना, गोंद वो एडेसिव कहलाता है ना। तो इसी से याद रखेंगे, दो अलग अलग वस्तुओं को चिपकाता है ना, इसलिए याद रखिएगा। चलो ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इसमें कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। ठीक है, वैसे ही तेल जल के ऊपर तैर सकता है क्योंकि तेल का तल पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक, जाहिर सी बात है, पानी का जो पृष्ठ तनाव है ज़्यादा होता है, तेल का कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब उसके अंदर जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। ठीक है, उसके अंदर पे जो दाब पाया जाएगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए जो बुलबुला क्या फूला हुआ रहता है, पिचक नहीं जाता। देखो इधर पे जो फोर्स लगा है वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पे ज़्यादा फोर्स है, तो क्या कर रहा है, उसको जैसे गुब्बारा फूला होता है वैसे ही वो साबुन के बुलबुले को भी फैलाए रखेगा। तो इसलिए इसके अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, जाहिर सी बात है। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। अब उसके अंदर पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगेंगे। ठीक है, उसके सरफेस पे तो क्या होगा, वो बढ़ जाता है। कुछ चीज़ अंदर गया तो क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जय हिंद।